जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की इस वीडियो सीरीज में, जो स्पेसिफिकली हमने सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन 2026 को टारगेट करते हुए शुरू किए। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था, आपका पहला लेक्चर आज से शुरू होने वाला है। इसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को देखेंगे। हालांकि उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको पहले भी दे दिया है। तो बेसिकली हमारा फोकस ये होगा कि हम आज से अपने एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर लें। तो आज से आपका ये वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू होने वाला है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसके साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि आपका सिलेबस पूरा और अच्छी तरह से हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रेंथ लेकर के आप उस प्रिपरेशन के बेसिस पर एग्जामिनेशन हॉल में जाओ जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए, और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ और एक रिजल्ट के लिए होप करते हुए आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला चैप्टर है, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा बोर्ड पर, आज का जो पहला चैप्टर हमारा है वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। बेसिकली ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो मैं पहले आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे, बहुत इजीली और बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करते हुए आगे तक हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप उन डाउट्स को सेपरेट डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हो, उन्हें क्लियर किया जाएगा। एक बार बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट्स अगर आपके बिल्डअप हो गए, सब्जेक्ट को आप समझ गए, तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में दे देता हूं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक हिस्ट्री के लिए स्टूडेंट के जो मन में एक बेसिकली एक इमेज जो होती है सब्जेक्ट की, वो कुछ इस तरह की होती है कि उसका मानना होता है कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ द किंग्स और द इंसिडेंट्स, डिफरेंट इंसिडेंट्स, द वॉर्स एंड मेनी अदर रिसोर्सेज लाइक द आर्किटेक्चर्स, कॉइन्स, लिटरेचर्स एटसेट्रा, देयर राइटर्स। तो ये बहुत बेसिक बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा जिसमें हमें सिर्फ रटना है, याद करना है और उससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप इस बात को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपका अपने आप एक ट्यूनिंग इस सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब आपका ट्यूनिंग हो जाता है, यू विल टेक द इंटरेस्ट एंड द सब्जेक्ट विल आल्सो टेक द इंटरेस्ट इन यू। ये जो म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका आपके सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट का आपके लिए, ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब दोनों के बीच में होगी, तब आपको वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगेगा, आपको उस सब्जेक्ट में सीखने का एक एक्साइटमेंट डेवलप होगा, आप बहुत ही एंथुसियास्टिक रहेंगे उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, है ना। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं आपसे, राइट, तो जब हिस्ट्री की बात हम करते हैं तो मैं आपको इसके लिए पहले ही एक चीज बहुत बेसिकली क्लियर कर देता हूं। आपका जो एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, इस सिलेबस में आप जाकर देखेंगे तो जनरल नॉलेज आपको आपके नोटिफिकेशन में भी सिलेबस में लिख करके दिया जाता है। सबसे पहले बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से सुन लेना और समझ लेना कि हमारे सिलेबस में जो लिखा गया है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मीनिंग क्या है, इसका हिंदी में हम इसे बोलते हैं सामान्य ज्ञान, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं दोनों बच्चों को इक्वली वेटेज दूंगा, इक्वली उन पर फोकस रखूंगा, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य का मतलब क्या, जनरल का मतलब क्या है, जो बेसिकली हमारे आसपास इंसिडेंट्स चल रहे हैं, कहीं से भी हमें जिसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई मैगजीन पढ़ ली, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, कोई न्यूज चैनल देख लिया, कोई इंफॉर्मेटिव कोई वीडियो देख लिया, या आसपास की सराउंडिंग सर्कल्स में, किसी कम्युनिटी में, किसी क्लब में लोग जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, वो जनरल टॉकिंग्स कहलाती हैं, जनरल टॉपिक्स कहलाते हैं, जनरल डिस्कशंस कहलाते हैं। यहां पर उन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं लिखा ना आपके लिए कि कोई स्पेसिफिक कोई मास्टर्स आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, आपको जनरल नॉलेज चाहिए। तो बेसिकली कंप्लीट हिस्ट्री डेवलप नहीं करना हमें अपनी स्टडी में, समझे इस बात को। मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी तो आप जो प्रेजेंट इंसिडेंट्स चल रहे हैं ना, उन इंसिडेंट्स को समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, समझो इस चीज को। आप आए दिन जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, कोई हिस्टोरिकल इशू आ गया कोई भी टाइप का, मान के चलो आंध्र प्रदेश या कर्नाटका रीजन में होयसल डायनास्टी के टाइम का कोई टेंपल जो आर्किटेक्चर है वो एक्सकेवेट किया गया, वो डिस्कवर किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
उसकी एक न्यूज आई, तो अब ये जरूरी है कि आप उस टेंपल के बारे में सारी चीजें पढ़ो, उसके आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन को गैदर करो, एज वेल एज आप होयसल डिनास्टी के बारे में, होयसल वंश जो है उसके बारे में भी पूरा पढ़ो। उसका कारण क्या है ना, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक नहीं रहा, हिस्ट्री नहीं रहा, नाउ इट हैज बिकम द करंट अफेयर, इट इज द डायनामिक मोड ऑफ स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो यहां पर जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बेसिकली, उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके दो मोड्स होते हैं। एक आपकी जो स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो स्टडी जो आपकी होगी दैट विल बी डायनामिक, और दूसरी जो स्टडी होगी आपकी इट विल बी स्टैटिक। इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये गतिशील होती है, मतलब डेली आपके अपडेट्स आना, और ये वो है जो सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक तौर पर एक क्रम में, एक ऑर्डर में हम कंटिन्यूअसली उसको स्टडी करते चल रहे हैं। क्वेश्चन का ओरिएंटेशन जो है वो यहां से शुरू होता है, ना कि स्टैटिक से, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, ज्योग्राफी इज वेरी वास्ट, पॉलिटी इज वेरी वास्ट, इकोनॉमिक्स इज वेरी वास्ट, साइंस एज वेल। भाई कितना पढ़ लोगे यार, 6 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, कितना पढ़ लोगे, एक बात बताओ, कर लोगे? मतलब एक बंदा जो है 3 साल बैचलर ऑफ आर्ट्स, 2 साल मास्टर्स ऑफ आर्ट, और फिर कुछ लोग पीएचडी में भी चले गए, 8-8 साल लगाए पड़े हुए अपनी स्टडी, उसमें उनका पूरा हिस्ट्री कवर अप नहीं हो पा रहा। आदमी 85 किताबें पढ़ चुका है इतिहास पर, वो कह रहा है कि मेरी 100% हिस्ट्री कवर नहीं हुई। मैं 12 साल से इतिहास पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी हिस्ट्री 50-55% ज्यादा डेवलप नहीं हुई। तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा? भाई पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रहे, पूरा डेवलप नहीं करना, पहली चीज डर अपने अंदर से निकाल दो। क्या करना है? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स थ्रू द करंट नॉलेज, करंट गोइंग टॉपिक्स, इतिहास का वो ज्ञान जो समसामयिकी में चल रहा है आपके आसपास, आज की डेट में उससे क्या रिलेशंस चल रहे हैं। 2023 में इंडिया में G20 समिट हुई थी, तो G20 समिट में नटराज का जो स्टैचू था उसकी एक पिक्चर बहुत ज्यादा फोकस में रही, न्यूज चैनल्स ने भी उसके बारे में बात की, और हुआ क्या, उसके ठीक बाद सीडीएस का एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें नटराज के ऊपर क्वेश्चन आया। अब ये नटराज के ऊपर क्वेश्चन कहां से आया? और ये तो हिस्ट्री में भी 99% किताबें और 99% टीचर्स बात नहीं करते, 99% बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, फिर नटराज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अरे भाई न्यूज़पेपर में आया था, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात को? तो दिस इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। आप पहले इस बात को समझिए कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप कवर अप कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से, उस चीज को अपने अंदर बिठाओ, समझो उसका इंपॉर्टेंस, कि आपको उसके किस एस्पेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो यहां तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन यहां लिमिटेड है, हमें वो लिमिटेड पढ़ना है ताकि उसमें से ज्यादा हमारे एग्जाम में ओरिएंट हो सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस को टिक मार्क कर सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकें। इट इज वेरी इजी, है ना? तो पहली चीज तो ये रखें कि आपको डेली अपने करंट को अपडेट करना है, उसमें हम तो आपकी समय समय पर मदद करते ही रहेंगे, लेकिन भैया देखो ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट हो जाओ यार। अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया का हर टीचर सीना चौड़ा करके कहता कि भैया मेरी क्लास में से 100% सिलेक्शन रेशियो आता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। सब लोग राजा बन गए तो फिर राजा बनने का मजा ही खत्म हो जाएगा ना। मजा तो तभी आएगा जब 100 में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, मैं कह रहा हूं 1000 में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, 10,000 में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। भाई 9,999 जो बच्चे रह गए हैं उनसे ज्यादा ऊपर तो वो तभी अपने आप को समझ पाएगा। तो हमें उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि जब हम, हो सकता है कि आप सभी के सब सिलेक्ट हो, जितनी वैकेंसीज है उन सब पर आप लोगों का सिलेक्शन हो, लगभग 10,000 बच्चे, 9 से 10,000 बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं, हो सकता है उन 9 से 10,000 में आप ही सब लोग हो जो मुझे देख रहे हैं, आप ही लोगों में से सब लोग हो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय पर। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाओगे, आप जब अपनी प्रिपरेशन का प्लान बहुत अच्छा रेडी करोगे और उस प्रिपरेशन के प्लान को रेगुलर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और उसके बेसिस पर ही अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म करोगे। अगर आप वो नहीं कर पाते तो भाई कैसे होगा, है ना? चलो हम नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको इसके साथ साथ क्या लेकर के चलना होगा, उसमें आपको इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को पार्टिसिपेट करवाना होगा, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना होगा, उसे एक्सप्लोर करना होगा, सो दैट आप डायनेमिक मोड पर जा सकें। चलो सब्जेक्ट की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं। दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जब मैं इस इतिहास की बात कर रहा हूं, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, मेरे में क्या आपके दिमाग में भी आना चाहिए, सर है क्या? मैं बहुत बेसिकली हिंदी से आपको बताता हूं। अगर आप हिंदी में इस सब्जेक्ट के नाम को देखोगे तो इस सब्जेक्ट को 3 शब्द या वर्णों की संधियों से बनाया गया है। ये जो संधि है ये है इति, दन, हा,
धन आस। क्या है? इति धन ह धन आस। इसका मतलब क्या है? इसको मिला करके कहा गया है इतिहास। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका बेसिकली मतलब निकला है इस प्रकार हुआ था। क्या मीनिंग हो गया इसका? इस प्रकार हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत बेसिक डेफिनेशन हमारे सामने इसकी आ जाती है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी लाने की कोशिश करते हैं, एक जिज्ञासा को डेवलप करते हैं, और वो ये कि भैया ये इंसिडेंट क्या था, ये कहां से आया, किस तरह से शुरू हुआ, मैं ये जो शर्ट पहना हुआ हूं ये शर्ट कैसे बनाई गई होगी, इसका जो स्ट्रक्चर स्टिच करके तैयार किया गया वो इसी तरीके का कैसे रखा गया होगा, क्या पहली शर्ट में कॉलर्स थे या नहीं थे, क्या कप्स थे या नहीं थे, क्या आस्तीनें बनाई गई थी या नहीं, क्या बटन लगाए गए थे या नहीं, और अगर लगाए गए थे तो कैसे सोचा गया कि इसे लगाया गया, और नहीं लगाया गया तो किस तरह से इसे फिर बाद में डेवलप किया गया और इसे फिर अटैच किया गया इसके साथ, कैसे ये डेवलप हुई, ये सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि हम अतीत की घटनाओं और कारणों को जानने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम अतीत की घटनाओं को जानना चाहते हैं, उनके कारणों को जानना चाहते हैं। We have to study the history to know about the past incidents and the causes of those incidents. वो घटना हुई तो क्यों हुई, क्या उसका कारण था? आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कभी? सोचो, क्यूरियोसिटी लाओ, तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप करो पहले। आज कुछ मत करो यार, आज सिर्फ ना इंटरेस्ट डेवलप करो। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, पूरा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। आप सोचो ना, अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस लाओ ना, और उनके बारे में ढूंढना शुरू करो ना, पूछना शुरू करो ना। कोई आपके आसपास इतिहास की बात करता है, उससे पूछो ना, अगर 1857 1857 का रिवॉल्ट जो था वो सक्सेसफुल हो जाता तो क्या होता? अगर असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तुरंत बाद 1922 में ही 1922 में ही अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते तो क्या हुआ होता? अगर गांधी जी 1948 में ना मारे जाते तो क्या होता? अगर सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बने होते पहले तो क्या होता? या शायद वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चंस लाओ ना दिमाग में, सोचो ना। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन करके अपने हथियार डालकर हिंसा ना करने का फैसला ना लिया होता, नॉन वायलेंस की पॉलिसी ना एक्सेप्ट की होती तो क्या होता हिस्ट्री में? अगर ब्रिटिश भारत आते ही नहीं तो क्या होता? क्वेश्चंस डेवलप करो ना अपने दिमाग। आप जब इन क्वेश्चंस को डेवलप करोगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना क्या कर रहे हैं, we want to know about the past incidents and the causes of those incidents, and that's why we are studying the history. That means what is history? We will say history is nothing but the study of past events and causes. क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड कॉजेज, राइट? पास्ट इवेंट्स और कॉजेज की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें, जैसे अगर हम अपने बारे में ही समझें, वी ह्यूमन, हम होमो इरेक्ट फैमिली के फॉर्म में डेवलप हुए एंड देन लेटर बिकेम होमो सेपियन। होमो सेपियन, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा ना, व्हाट इज होमो सेपियन? होमो सेपियन, व्हाट इज होमो सेपियन? होमो सेपियन का मतलब क्या होता है? होमो सेपियन का मतलब, ये भी आपको इतिहास में बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी डेवलप करके देता है। होमो सेपियन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेसिकली अ वाइज मैन। गौर करना, दिस इज वाइज मैन नॉट वाइज वुमन, बुद्धिमान पुरुष ना कि बुद्धिमान महिला। जोक्स अ पार्ट ऑफ द क्लास, सीरियसली मत लेना जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हो, है ना। हम लैंगिक विभाजन को या विभेद को सपोर्ट नहीं करते। सो वाइज मैन, वाइज मैन का मतलब क्या होगा? एक बुद्धिमान पुरुष। और बुद्धिमान कौन होता है? हु इज अ वाइज पर्सन? अगर आप कहें कि यू आर एन इंटेलेक्चुअल, आपके पास आपका बुद्धि है, आप उस इंटेलिजेंस को अपने यूज कर सकते हैं, आपका आईक्यू, आईक्यू आपने सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है आपका, कैसे कैसे बताएंगे?
अगर आप सोच सकते हैं, आप क्यूरियस हो सकते हैं, आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, आप किसी चीज को डेवलप कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में, इन मेनी अदर्स। आप अगर ये सब कर सकते हैं तो आप क्या है, इंटेलिजेंट है, आपके पास एक इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। इफ यू हैव द पावर टू फाइंड अ फैक्ट, इफ यू हैव टू पावर टू रेज अ क्वेश्चन, अगर आप प्रश्न कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, तथ्यों को ढूंढ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आप बुद्धिमान हैं। और हम होमोसेपियन हैं, हम बुद्धिमान कहे गए, क्यों कहे गए इतिहास में, क्योंकि हमारे पास ये सारी पावर्स थी। उनका यूज करके, जिज्ञासा लाकर, क्यूरियोसिटी लाकर, उसके फैक्ट्स और कॉजेस को ढूंढकर, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमने इतना सारा डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज, अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को डेवलप किया है। हमारे पूर्वज करके गए हैं। इसके पहले इतने सारे इन्वेंशंस हुए, आज आप इतनी आसानी से अपना जीवन जी पा रहे हो, इसके पीछे भी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रीजन, क्योंकि उसी ने हमें ये सिखाया है कि इन सब चीजों को जानना क्यों जरूरी है। एक बहुत सिंपल सी चीज लिखते हैं, देखो हम पहले 4 पैरों पे चलते थे, ये आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली ह्यूमन डेवलपमेंट की एक इमेज है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, 9-10 तक की क्लासेस में भी हम इसको देखते थे, इवन बहुत छोटी प्राइमरी क्लासेस में भी इसको बता दिया जाता है आज के स्टडी पैटर्न में। और धीरे 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 हम डेवलप होते होते आगे बढ़े। लेकिन इस वीडियो में, सॉरी इस स्लाइड में आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी, दैट इज टू बी फोकस्ड एंड टू बी डिस्कस्ड, कि आप ये देखो कि धीरे 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 उसके बॉडी का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा। एक और चीज इसमें स्पेशल है कि धीरे 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 देखो वो अपने टूल्स को भी यूज करना सीख रहा है। टूल्स यानी औजार, या शायद उसके संसाधन, रिसोर्सेज, देखो ना यहाँ पर उसके हाथ में आपको टूल्स दिख रहे हो। धीरे धीरे ह्यूमन ने अपने टूल्स को भी डेवलप करना शुरू किया, राइट। तो अगर आप देखो तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि इन इंफॉर्मेशंस को गैदर करके हमने अपने इंटेलिजेंस का यूज करके इन टूल्स को गैदर किया, उन टूल्स के थ्रू हमने डेवलपमेंट्स किए, और डेवलपमेंट करके तो हमने नेचर को जाना, नेचर की इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया, उनको समझा, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए उन इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया, सो दैट हम डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़े हैं। सीढ़ियां, सिर्फ एक सीढ़ी पर जाकर रुक नहीं गए कि इतना विकास खत्म हो गया। आज भी बोला जा रहा है, व्हाट वी हैव एक्सप्लोर्ड द कंप्लीट अर्थ ऑलमोस्ट, एंड वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग द स्पेस, है ना। अब हम अंतरिक्ष में जाकर के अपने एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, अपने खोजों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। क्यों कर पा रहे हैं हमेशा, हम एक ही सीढ़ी पर जाकर रुक क्यों नहीं गए? कारण क्योंकि हमने इतिहास से सीखा कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट करना नहीं है, उस डेवलपमेंट को रिकॉर्ड भी करना है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप देखोगे कि तो हम होमोसेपियंस क्यों हैं, हम वाइज मैन क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को इन रिसोर्सेज का यूज करके डेवलप किया है। फॉर एन एग्जांपल, आज से 40,000 साल पहले हम भी एक जानवर थे, शेर भी एक जानवर था ना। 40,000 साल बाद हमने अपने आप को बदल दिया। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, 40,000 साल पहले हम भी गुफाओं में रहते थे, जंगलों की, शेर भी गुफाओं में रहता था, जंगलों में। हम भी नंगे घूमते थे, शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, ऐसे घूमते थे। शेर भी नंगा घूमता था, शरीर पर कपड़े नहीं होते थे। लेकिन आज 40,000 साल बाद हम होमोसेपियंस गुफाओं में नहीं रहते, नंगे नहीं घूमते, लेकिन शेर आज भी गुफाओं में रहता है, नंगा घूमता है। इसका मतलब उसने अपने रिसोर्सेज को ना तो आइडेंटिफाई कर पाया, ना उनका यूटिलाइजेशन कर पाया, और ना ही उसकी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हुए उनका डेवलपमेंट कर पाया, जो कि हमने किया। इस वजह से हम आज कहां पहुंच गए? किसने सिखाया? हिस्ट्री ने। दूसरा, कि जब हम इसके इंपॉर्टेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है, वो क्या, कि हम किसी भी चीज के इवैल्यूएशन को समझ पाते हैं। मतलब व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, क्या नीड है हमारी, हिस्ट्री को पढ़ने की नीड क्या है, क्यों हम इतिहास को पढ़ते हैं? तो देखो, हिस्ट्री को पढ़ने की एक बहुत बेसिक नीड ये है कि वी हैव टू फाइंड, लाइक हम जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन को पता लगाते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में जान पाते हैं। जब हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम आगे ग्रो नहीं कर सकते, राइट। तो वी आर स्टडिंग द पास्ट टू ग्रो आवर फ्यूचर। हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। और दूसरी चीज, अगर हम इसके बारे में देखें तो वी वांट टू नो अबाउट द एंशिएंट कल्चर्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, लाइफ स्टाइल्स, द पीपल्स बिलीव्स, लोगों के क्या मत थे, क्या उनकी आस्थाएं थी, ये सारी चीजें हमें उसमें जाननी होती है।
बेटा जरा ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हिस्ट्री का आज के लेक्चर में, उसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। आप बस उसको सिर्फ सुनते रहिए, आज ज्यादा लिखने की चीजें नहीं है, आज सिर्फ सुनिए और उसको पहले समझिए और उसके साथ लिंकअप कीजिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, मान के चलें बिकॉज यू आर द एस्पायरेंट्स ऑफ द सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशंस, तो चलो हम चलते हैं। सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में आप भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो और आप एसएसबी में भी पास हो जाए, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सब कुछ मिल जाए, और जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी तक नहीं मिल पाया उनको इस अटेम्प्ट में मिल जाए। आप जब ऑफिसर बनते हैं एज एन ऑफिसर आर्म फोर्सेस में कमीशन हो जाते हैं इन केस, अब आपका इन केस जो पोस्टिंग होता है इन एनी कमांड, आप इंडिया के किसी रिमोट लोकेशन पर जाकर के पोस्ट किए जा रहे हैं, मान के चल नागालैंड में, मणिपुर में, इन द नॉर्थ ईस्ट समवेयर और इन द डाउन साउथ समवेयर, you have been posted there and you are an officer in command there, right? So your decisions will be the final decisions, you are the prima facie for your forces there, right? आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां सरकार के लिए काम करोगे, भारत के लिए काम करोगे, और मान के चलो लाइक अभी आपने देखा होगा मणिपुर में हिंसा हुई, दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, वहां की दो लोकल ग्रुप्स के बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई, लगभग अब 2 से 2.5 साल हो गए उस चीज को और कंटिन्यूसली चल रही है। 2 से 2.5 साल वाली बात नहीं, दशकों से चल रही है लड़ाई। नागालैंड में आए दिन ऐसा होता रहता है, वो अपने जमीनी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ही सरकारों से लड़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है जब आर्मी की स्पेशल यूनिट्स को डिप्लॉय किया जाता है या का पूरा जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो आर्मी को दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया जाता है, और इन केस अगर आपको वहां अपना कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना है एंड यू डोंट नो अबाउट द कस्टम्स, देयर कल्चर्स, देयर एंशिएंट रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस आप नहीं पता, और आपका कोई भी डिसीजन अगर उनके कस्टम को, उसके ट्रेडिशन को गलती से भी हार्म कर जाता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो क्या होगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो जो हिंसा की आप बात करो ना वो और भड़क जाएगी मेरे भाई, और जब भड़केगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कारण क्योंकि आपने इतिहास को नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, ये सिर्फ आपके एग्जाम की नीड नहीं है, ये आपकी सर्विसेज की नीड है, आपकी जॉब के प्रोफाइल की नीड है। इसलिए इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, यही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों है, आप इस बात को समझें, हर चीज का लिंकअप बिठाएं। मूर्ख हैं वो लोग जो आपसे कहते हैं कि a+b के होल स्क्वायर का कहीं यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं आज तक, हम पढ़ क्यों रहे हैं मैथ्स में, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जा रहा है a² + b² + 2ab क्यों पूछा जा रहा है, क्या कारण है इसका? भाई कारण है यार, हर चीज डायरेक्ट यूटिलाइज हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें आपके सामने इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को समझना बहुत जरूरी होता है। यू नो आपकी रीजनिंग स्किल्स कितनी डेवलप्ड होनी चाहिए एज एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, आपके डिसीजंस कितने अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम मैनेजमेंट आप पता है कितना जरूरी होता है। आप जिन सोल्जर्स को कमांड कर रहे हो, जो आपके एक ऑर्डर पर कुछ भी करने को तैयार होंगे, क्या आप विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ योर माइंडसेट आप उनको कुछ भी ऑर्डर्स करोगे क्या? नहीं ना। यही तो चीजें हैं जो आपकी उस रीजनिंग स्किल को शो करेंगी वहां। नहीं यार, ये क्विकनेस ऑफ डिसीजन में रहता है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, इसकी रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने से पहले उनको कंपेयर करता है और देखता है कि कौन सा अच्छा है, इसको टाइम मैनेजमेंट आता है। ये सारी चीजें इसमें दिखती हैं भाई जब आप इसको अप्लाई करते हो, तो आप समझो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये आपके जॉब प्रोफाइल की नीड्स हैं, आपके सर्विसेज की नीड्स हैं भाई, इसलिए आपके सिलेबस में इनको इंक्लूड किया गया। उन्हीं में से एक चीज क्या है, ये हिस्ट्री है जिसकी बात हम कर रहे हैं। और भैया क्या होता है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने पास्ट इंसिडेंट से कुछ सीख सकें। क्या सीख सकें? कि क्या हमने अच्छी चीजें की हैं और क्या हमने बेकार चीजें की हैं। What was the good and bad we have done in the past? इतिहास के मुताबिक, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग और हिस्टोरियंस की लिखी हुई किताबों के अकॉर्डिंग, अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर इन इंडिया। अकबर भारत का एक महान बादशाह हुआ। मुगल सल्तनत के टाइम पर अकबर के ही टेन्योर में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यू नो
भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। क्या ये अच्छी चीज नहीं है? क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि ऐसा उसने क्या किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ऐसा उसने क्या किया अपने रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए, ऐसा उसने क्या किया अपने पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्म्स के लिए, जिससे इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? तो क्या हमें उसके उन प्रिंसिपल्स को आज की पॉलिसीज को बनाते समय याद नहीं करना चाहिए, ताकि हम आज भी उनको यूज करके अपने कंट्री को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर दे सकें और उनको लार्जेस्ट इकोनॉमी में फिर से कन्वर्ट कर सकें? लेकिन कुछ चीजें गलत भी हुई। क्या गलतियां ऐसी थी जिसकी वजह से इंडिया बिकेम स्लेव? स्लेव तो नहीं कहना चाहिए, हमारा देश वैचारिक तौर पर कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। वी वर इंडिपेंडेंट इन आवर फिलॉसफी। जब तक आदमी वैचारिक रूप से गुलाम ना हो, मैं नहीं मानता कि उसने गुलामी की। शारीरिक रूप से कोई गुलामी नहीं होती। आपका दिमाग स्वतंत्र है ना, तो आप स्वतंत्र हो, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से हम अरेबिक या पर्शियन एम्पायर्स के गुलाम बने? ऐसे क्या कारण थे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतनी लंबी हुकूमत चलाई? कुछ हमसे गलतियां भी हुई होंगी, तो हम अगर वो गलतियां फिर से दोहराएंगे तो फिर हमारे सामने इतिहास आके खड़ा हो जाएगा। तो इतिहास हमें एक सीख देता है। क्या सीख देता है? As being a defense officer, a commissioned officer in the armed forces, your duty is to command your men in a wise manner. आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको कमांड करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हो, मेडिवल हिस्ट्री में जाते हो, इतने वॉर इंसिडेंट्स पढ़ते हो, जीते हुए राजा कमांडर्स को पढ़ते हो, उनकी कमांडिंग टैक्टिक्स को पढ़ते हो। ऐसा क्या किया था बाबर ने जो इतनी छोटी सी सेना लेकर सिर्फ एक दिन में ही वो दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम शाह लोदी की इतनी बड़ी सेना को हरा गया? क्या आपको नहीं लगता कि बाबर के कैरेक्टर से आपको कमांडिंग एबिलिटी सीखने को मिलेंगी? दैट विल बी द पार्ट। तो हमें इस सब्जेक्ट में ये चीजें सीखनी है, हमें सब्जेक्ट में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एंड दैट्स व्हाई ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब सवाल यह है कि हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे? हमें यह समझ में आ गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें यह समझ में आ गया कि हमें इस सब्जेक्ट में या इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन तीसरी चीज जो हमारे सामने सबसे बड़ी है वो है कि हमें इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बोले सर आपने बाकी सब तो बता दी, ये तो बताओ शुरू कैसे करें, पढ़ें कैसे? देखो, हिस्ट्री जब भी पढ़ी जाती है तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एविडेंसेस को देखा जाता है। कोई भी एविडेंस होते हैं भाई, उसके बिना तुम कुछ नहीं पता कर पाओगे। एवरीथिंग इज एविडेंस। तो हिस्ट्री इज कनेक्टेड डीपली विद द साइंस, है ना। 70,000 साल पुराना स्केलेटन केरला से मिला, आपको कोई बोलता है 70,000 साल पुराना एक इंसान का कंकाल केरल प्रदेश से मिला। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इनको कैसे पता 70,000 साल पुराना था? लगभग अप्रोक्सीमेटली कैसे बता देना 70,000 साल पुराना था? कार्बन डेटिंग नाम की कोई तो चीज होती है, चेक किया ना कार्बन 12, पता चला C12। कार्बन डेटिंग इज यूज ना फॉसिल्स को, उनकी एज को पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद द साइंस ना। हिस्ट्री एक्चुअली इटसेल्फ इज अ साइंस, इट्स नॉट आर्ट। ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है ना। तो हम उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर, उनके सोर्सेस के बेसिस पर इसको पढ़ते हैं बेटा। ये सोर्सेस ही हिस्ट्री में उनके एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, जिनको पढ़ करके हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। अब मान के चलो अभी की अभी हमारी ये पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाए, पूरा अर्थ विल बी सराउंडेड बाय द वाटर और पूरी जमीन फट पड़े और हम सब लोग इसी टाइम पर, समझ गए इस केस में क्या होगा? हमारे बाद जो सिविलाइजेशन डेवलप होगा वो हमें स्टडी करेगा। हो सकता है कि हमारे बनाए गए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। मैं शायद ऐसे ही खड़ा हुआ उनको दिखाई दे, मेरा स्केलेटन उनको मिले, ये बोर्ड दिखाई दे, बोले ये लोग क्लासरूम्स इस तरह से डेवलप करते थे, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा देते थे, इतनी टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप कर ली थी। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पर हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, राइट। ये एविडेंसेस अगर आप जाकर देखोगे हिस्ट्री में बेटा, दीज एविडेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। पहले एविडेंसेस जो होते हैं वो अनरिटन एविडेंसेस होते हैं। अनरिटन यानी कि अलिखित, अनरिटन एविडेंसेस यानी कि अलिखित साक्ष्य।
ये अनरिटन एविडेंसेस यानी अलिखित साक्ष्य क्या होते हैं? जिसमें हमें ये समझ में आता है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, हम उन पर अजम्पशंस बनाते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको आर्किटेक्चर्स मिलते हैं बहुत सारे, जिनको देख करके आप अजम्पशंस तैयार करते हो। आर्किटेक्चर्स जिन्हें हम स्थापत्य कहते हैं, ये बहुत अदर टाइप्स के हो सकते हैं, फोर्ट्स हो सकते हैं, पैलेसेस हो सकते हैं, टेम्पल्स हो सकते हैं, बुद्धिज्म में स्तूप हो सकते हैं, अदर वर्शिप प्लेसेस हो सकते हैं, पुल्स हो सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग एविडेंसेस में आपको दिखाई दे सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप ताजमहल देखने जाते हैं तो आपको क्या समझ में आता है ताजमहल को देख करके? भारत का अजूबा, दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा, संगमरमर की इमारत, या प्यार की निशानी? काहे की प्यार की निशानी? शाहजहां ने प्यार की निशानी के लिए बनवाई थी। इतनी ज्यादा प्यार था तो क्यों मुमताज महल मर गई उसके 14वें बच्चे को जन्म देते समय? इसे प्यार नहीं कहते, इसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, जो शाहजहां कर रहा था मुमताज महल के साथ। बेटा, ताजमहल शाहजहां ने इसलिए बनवाया कि आज जब आप देखने जाओ ना उसको, तो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, संगमरमर की उस इमारत की चमक है ना, उसे देखो। उसमें पिट्रा ड्यूरा जेमस्टोन्स जो उसके डेकोरेशन में यूज किए गए, जो संगमरमर के साथ जड़े गए हैं, उनको देखो तो आपको समझ में आ जाए क्या औकात थी यार उस बादशाह की। वो चाहता था हजारों साल बाद भी लोग मेरी औकात को याद रखें, दैट आई वाज द वन हु वाज रूलिंग बेस्ड ऑन माय इकोनॉमिक पावर ऑन द वर्ल्ड। मैं था दुनिया का सबसे रईस अमीर बादशाह अपने जमाने का, जो बैठता था तख्ते ताउस जैसे सिंहासन पर। ये प्रॉस्पेरिटी वो दुनिया को बताना चाहता था। इट्स वेरी सिंपल। तो हम जब इसको देखते हैं तो हमें पता चलती है बातें। इसी तरह से हमें क्या मिलते हैं? टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं। पहले के लोग शिकार पर जाते थे, वेपन्स हैं औजार के फॉर्म में, एक्स कुल्हाड़ी है, मेनी अदर टूल्स। इसी तरीके से हमें सील्स मिलती हैं। सील्स यानी मोहर, ये ट्रेड में यूज होती थी, व्यापार में। आज भी सील का यूज करते हैं ना हम ट्रेड करने, तो हमें उससे पता चलता है। किसी इजिप्शियन किंग की सील हमें गंगा वैली रीजन में, गंगा घाटी क्षेत्र में मिलती है। इसका मतलब क्या समझे? गंगा घाटी में भारत में रहने वाले लोग इजिप्ट के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, जब भी तो उनकी सील्स यहां ही है, हमारी सील्स वहां मिली। तो इसमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अनरिटन फॉर्म में आते हैं। दूसरे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं। रिटन फॉर्म में आने वाले रिसोर्सेज कैसे होते हैं? जिन्हें हम रिटन एविडेंसेस कहते हैं। ये कैसे होते हैं? इन्हें हम कहते हैं लिखित साक्ष्य। ये बहुत एक्यूरेसी देते हैं बेटा। इनमें एजम्पशंस होते हैं, लेकिन ये एक्यूरेटली हमें बताते हैं चीजों को, क्योंकि लिखा हुआ मिलता है। बहुत सारे लोग बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हैं, लेकिन उनमें हमें एक कंसिस्टेंसी मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं बहुत इजीली। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडिक्ट्स, आपको अभिलेख मिलते हैं, कई सारे प्रकार के अभिलेख आपको मिलते हैं। रॉक एडिक्ट्स हैं, शिलालेख, पत्थरों पर, चट्टानों पर लिखे गए। पिलर एडिक्ट्स हैं, स्तंभ लेख, जो कि स्तंभों पर लिखे गए। केव एडिक्ट्स हैं, गुहा लेख, जो कि गुफाओं के अंदर उनकी दीवारों पर लिखे गए। या कि फिर पाम एडिक्ट्स हैं, ताड़ पत्रों के ऊपर लिखे गए अभिलेख। वैदिक स्क्रिप्ट्स हमें पाम एडिक्ट्स पर ही मिली, दुनिया की पहली मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही वो मानी जाती है। और मनुस्मृतियां, और कॉपर एडिक्ट्स मिले, तांबे की प्लेट्स पर लिखे गए, धातु पर, मेटल्स पर, राइट। तो ये एडिक्ट्स हमें मिले जो लोगों ने लिखवाए। आप कभी हिस्टोरिकल साइट्स पर गए हो तो आपने देखा होगा एक पत्थर का बोर्ड लगा होगा, इसमें इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब खोद खोद कर लिखे गए शब्द। एडिक्ट्स है वो, अभिलेख है। इनके बारे में सबसे अच्छी चीज है कि बहुत सालों तक रहते हैं। सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका, इंस्क्राइब्ड 14 रॉक एडिक्ट्स, 7 पिलर एडिक्ट्स, 3 केव एडिक्ट्स। आप जाकर देखिए ना, हजारों साल बाद जिंदा है। सम्राट अशोक कब का? 3rd सेंचुरी बीसी का रूलर, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का शासक। और आज भी 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में उसके एडिक्ट्स हैं, हमें उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। देखो उसने अपने एडिक्ट्स के थ्रू इतिहास में कितने समय तक अपने आप को जिंदा रख दिया, राइट। इसके बाद हमें लिटरेचर्स मिलते हैं। लिटरेचर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपके हिस्ट्री में डेवलप हुए हैं। साहित्य, इसके अलग अलग रूप डेवलप हुए हैं। रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, वैदिक लिटरेचर्स जैसे कि पुराणास हैं, एपिक्स है, महाकाव्य, रामायण, महाभारत। इस्लामिक लिटरेचर्स, पर्शियन और अरेबिक। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स जो चाइनीज लिटरेचर्स के फॉर्म में, या कि फिर आपको तिब्बतन लिटरेचर्स के फॉर्म में मिले, राइट। इसके अलावा इंडियन लिटरेचर्स जो इंडियन राइटर्स ने लिखे हैं लिटरेचर्स के फॉर्म में, इंडियन लिटरेचर्स जो इंडियन राइटर्स ने लिखे हैं, भारतीय लेखकों ने। कालिदासा वाज द ग्रेट वन आउट ऑफ दैट, ऑल लव स्टोरीज, ही वाज द करण जौहर ऑफ हिज एज। कालिदास अपने समय के करण जौहर थे। देन व्हेन यू विल गो टू
फॉरेन लिटरेचर्स, विदेशियों ने भी लिखे, कई सारे लोग आए। मेगास्थनीज वाज द फर्स्ट ट्रैवलर केम टू इंडिया, जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी, इंडिका, उसका ट्रैवलिंग इंसिडेंट। इब्न बतूता केम टू द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन दिल्ली सल्तनत। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, उसने किताब उल रहला लिखी, उसका ट्रैवलिंग इंसिडेंट, उसे रहला के नाम से भी जाना गया। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें लिखा, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे और लिटरेचर्स आपको मिलते हैं। आज की डेट में मॉडर्न लिटरेचर्स भी इतिहास की उन चीजों पर बहुत सारी बातें बताते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक तरीका है कि हम इसको किस सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू स्टडी द हिस्ट्री, राइट। चलिए, आज के लेक्चर में हमने ये जाना है कि इतिहास क्या है, इतिहास को हम क्यों पढ़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे कैसे पढ़ना है। तो दिस लेक्चर वाज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हिस्ट्री। आप इसको बहुत अच्छे से देखें, सुने, समझें, और इसके बाद अपनी स्टडी को प्रिपेयर करें। इट विल हेल्प यू टू मेक योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करेगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, इसी के साथ अगली बात करेंगे, और उसमें हम इसी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और अब देखेंगे कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं जिसमें हमें पढ़ना है, इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिनमें हम इस पूरी हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। ठीक है ब्रो।